नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। बीएसपी प्रमुख हैं मायावती। कल रात एक चौंकाने वाला फैसला मायावती ने लिया है। बहन जी ने अपने सियासी उत्तराधिकारी अपने ही भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के पदों से बेदखल कर दिया और यह फैसला हर किसी को हैरान कर गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि बहन जी ने आखिर ऐसा फैसला लिया क्यों। क्या बहन जी पर किसी तरीके का कोई दबाव है? आखिर क्या हुआ कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को पद से बेदखल कर दिया? हमने भी इसकी पड़ताल की और जवाब जानने की कोशिश की। तो इसी पर दिखाते हैं आपको आज की ऐलाने जंग की कवर स्टोरी। इनसे सवाल करना, मैंने तुम्हें 1000 रुपए के राशन के लिए वोट नहीं डाला था। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में बीएसपी के स्टार प्रचारक, मायावती की पार्टी के नेता उनमें अपना भविष्य देख रहे थे। लेकिन बीच चुनाव में मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से ही हटा दिया। एक्स पर पोस्ट में मायावती ने लिखा, पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। अब इसको लेकर बहन जी विरोधियों के निशाने पर हैं। 1.5 साल बाद, साल भर बाद बहन जी को यह आभास हो रहा है कि वो मैच्योर नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि आकाश आनंद से ज्यादा मैच्योरिटी बहन जी में नहीं है। अगर मैच्योरिटी नहीं थी तो आपने उत्तराधिकारी बनाया क्यों? आज जब उसने नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, इस बात पर अगर बहन जी उसको हटा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी मायावती को इसी नाम पर घेरा जा रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसे फैसले ले रही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया। इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने को लेकर अब जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, दर्शकों को उसके बारे में जानना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भड़काऊ बयानबाजी को लोग बड़ी वजह बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आकाश के काम के तरीके से पार्टी के पुराने नेता असहज हो रहे थे। नए नेतृत्व के साथ पुराने नेता सेट नहीं हो पा रहे थे। नई और पुरानी बीएसपी की खाई बढ़ती जा रही थी। असलियत तो बहन जी बता सकती हैं। वैसे 28 अप्रैल को सीतापुर की सभा में जिस तरह से आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और फिर केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसी भाषण ने आकाश के सियासी करियर को पंख लगने से पहले ही जमीन पर पटक दिया। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने योगी की सरकार को न सिर्फ आतंक की सरकार कहा, बल्कि अपने समर्थकों को मारने पीटने के लिए भड़काया भी। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। आनंद पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। आकाश आनंद ने दिल्ली और लंदन से पढ़ाई की है। उन्हें बहन मायावती ने साल 2017 में सहारनपुर में पहली बार लॉन्च किया। साल 2019 में वो बीएसपी में शामिल हुए और उसके बाद आगरा की रैली में उन्होंने पहला भाषण दिया। 29 साल के आकाश आनंद को पिछले साल 10 दिसंबर को मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद आकाश आनंद बीएसपी को बदलने में जुट गए। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी है। लेकिन 6 महीने के भीतर ही बहन जी का अपने उत्तराधिकारी से मोह भंग हो गया। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, इसीलिए लोग कहीं और अपना वोट बर्बाद ना करें। मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए
कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। विरोधी कह रहे हैं बहन जी इन दिनों जो फैसले ले रही हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं, चाहे जौनपुर में उम्मीदवार बदलना हो या फिर आकाश की सियासी उड़ान को जमीन पर लाना। इस बार बहन जी यूपी में बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही हैं। साल 2019 यानी जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था। इस बार बहन जी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं, बदले हैं, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है। अब बहन जी के अकेले लड़ने से फायदा होगा या नुकसान, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया है। मायावती कह रही है बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता ना करे तो बेहतर है। इसके बदले अपने परिवार और उम्मीदवार की चिंता करें। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था कि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली और बीएसपी को वोट देना मतलब अपना वोट बेकार करना है। और उसी को लेकर अब मायावती का समाजवादी पार्टी पर यह निशाना। तो बीएसपी के संगठन की चिंता ना करें, यह मायावती की तरफ से कहा जा रहा है। अपनी चिंता करें, समाजवादी पार्टी की चिंता करें, यह कह रही है मायावती। ऐलान जंग में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा सैम पित्रोदा की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और उन्होंने फिर से एक बयान देकर सियासी विवाद खड़ा कर दिया है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर और बीजेपी हमलावर। फिर खुला पित्रोदा का बयानों वाला पिटारा, कहीं गर्दिश में ना चले जाए विपक्ष का सितारा। अपने बोलों से अक्सर सनसनी मचा देने वाले विदेश में रहने वाले राहुल के अंकल सैम के बयान पर फिर बखेड़ा हो गया है। सबसे पहले सैम पित्रोदा का ताजा बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. पित्रोदा के इस बयान पर पूरे देश में हड़कंप मच गया। बीजेपी आग बबूला है तो कांग्रेस बयान से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा को घेरते हुए पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। विदेश से आए इस सेल्फ गोल को रोकने के लिए फटाफट जयराम रमेश का बयान आया। इंडिया से जुड़ी बाकी पार्टियों ने भी पित्रोदा के बयान से किनारा करना ही बेहतर समझा। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हमारा सैम पित्रोदा से कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनसे कभी मिले, ना हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना है। देश के बारे में तो कोई भी कुछ भी कहता रहता है, हम क्यों उनके बारे में बयान देके उनको कोई इतना बड़ा आदमी बनाए। रायबरेली प्रचार करने गई प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया
तो उनका जवाब सुनिए। लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है स्वयं पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। दिल्ली से लेकर पूरे देश में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमले की बौछार कर दी है। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पिट्रोडा। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं। कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। अब बाकी बचे इन 4 चरणों में सैम पित्रोदा का नाम आपको कई रैलियों में सुनाई देने वाला है। अब सवाल है कि कांग्रेस पित्रोदा के इस बयान पर कोई एक्शन लेती है या सिर्फ बयान से किनारा करके ही बात को रफा दफा करने की कोशिश करती है। और ये जो सैम पित्रोदा हैं, पहले भी विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले भी उनके बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। इस बयान का क्या असर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो कहा उन्होंने इसको लेकर भारत के नक्शे के जरिए आपको जरा समझा देते हैं। बयान सैम पित्रोदा का कह रहे हैं उत्तर भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजों जैसे दिखते हैं। कह रहे हैं पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो चीन के लोगों जैसे दिखते हैं। पश्चिम भारत के लोग सैम पित्रोदा की नजर में अरबी लोगों जैसे दिखते हैं, और दक्षिण भारत के लोग सैम पित्रोदा की नजर में वो अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। ये वो बयान सैम पित्रोदा का, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस आ गई है। ऐलान जंग देख रहा है आप। सीधे मैं आपको अब लेकर चलती हूँ बिहार, जहां बाहुबली अनंत सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं, वायरल हैं। आप जानते हैं पैरोल पर बाहर हैं, और आज मुंगेर के जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह ने उनके सम्मान में कैसे कसीदे पढ़े हैं, जरा ये सुनिए। जब से अनंत सिंह पैरोल पर रिहा हुए, तब से बिहार की सियासत में उनकी ही चर्चा है। अनंत सिंह भी जहां जा रहे हैं वहां लोगों की भीड़ उनका फूल माला और नारों के साथ स्वागत कर रही है। और सत्ताधारी जेडीयू के नेता शायद यही चाह भी रहे थे, क्योंकि माहौल उन्हीं के पक्ष में अनंत सिंह बना रहे हैं। और अब तो मुंगेर के जेडीयू उम्मीदवार खुलेआम मंच से छोटे सरकार का गुणगान कर रहे हैं। यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है, और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे, तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था, इसलिए आज हम आपके बीच आए। मुंगेर में 13 मई को वोटिंग है। ललन सिंह का मुकाबला कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से है। अशोक महतो लालू राबड़ी के जमाने में मध्य बिहार का आतंक हुआ करता था, और इस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। सिर्फ मौत नहीं, मौत का नाच होगा। फिलहाल अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में मुकाबला बाहुबली बनाम बाहुबली का हो गया है। आज हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी, यानी पैरोल खत्म होने के बाद उन्हें बेऊर जेल वापस जाना होगा। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। चुनाव प्रचार में अदानी अंबानी का नाम एक बार फिर से आज गूंजा। कांग्रेस की तरफ से दोनों उद्योगपतियों का नाम लेकर अभी तक आपने सुना है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता रहा है। तो आज पीएम मोदी ने इन दोनों के नाम के जरिए उल्टा कांग्रेस पर पलटवार किया है। फिर आया अडानी अंबानी का नाम।
शुरू हुआ चुनाव में नया कोहराम। चुनावी रैलियां हो या सोशल मीडिया पर पोस्ट, अक्सर आपने अडानी अंबानी से पीएम मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को सुना होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में अंबानी अडानी का नाम लिया और कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। सुनिए। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। एबीपी न्यूज ने मोदी के इस हमले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से उनका पक्ष जाना। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कह दी है कि शहजादे अंबानी अडानी का आप नाम नहीं लेते, उनके पास कितना माल आ चुका है। हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको दी है। ये देश के सामने एक बार मंच पे बोल दें कि देश का कोयला, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें आज किसको सौंप दी गई हैं। ये एक बार कह दें, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे। आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। अडानी अंबानी का नाम इस बार बीजेपी की तरफ से आया है। अब देखना है कि पीएम के सवालों के बाद ये मुद्दा चुनाव में कितना गर्माता है। और देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों भाई के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। रायबरेली में हैं। रायबरेली और अमेठी में वो कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना रही हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बात की है खास प्रियंका गांधी से। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कह दी है कि शहजादे अंबानी अडानी का आप नाम नहीं लेते, उनके पास कितना माल आ चुका है। मैं सवाल आपसे बुनियादी मुद्दे पर करता, लेकिन आपने मैं प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको दी है। ये देश के सामने एक बार मंच पे बोल दें कि देश का कोयला, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें आज किसको सौंप दी गई हैं। ये एक बार कह दें, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। कहते हैं कि आपकी सरकारों में भी अडानी अंबानी के साथ काम होता है। एक आखिरी सवाल, आपकी सरकारों में अडानी अंबानी से काम होता है। देखिए या कर्नाटक, देखिए प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं, अचानक इतनी सफाई क्यों देने क्या लग रहा है आपको? लोग सच्चाई समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनके साथ के भैया लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे, उनके कर्ज माफ भी कर देंगे, किसानों के नहीं करेंगे। किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, कमा नहीं पा रहा है, मजदूर कमा नहीं पा रहा है, इनके लिए क्या स्कीम है। तो आज जनता कह रही है, सवाल उठा रही है। इतने जितने चरण हुए चुनाव के, उसमें प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट मिल गई होगी कि जनता उब चुकी है। उनकी जो बातें हैं, ये जो 70 साल की रट लगा रखी है उन्होंने, और जो धर्म की बातें बार बार वो बात करते हैं कि आप लोग अयोध्या नहीं जाते हैं। जी बोलिए मैडम। ठीक है कि धर्म की बात बार बार उभारते हैं चुनाव के समय वोट लेने के लिए, लेकिन जनता कह रही है कि आप अब हमारी बात करो, आप ये बात करो कि हमारे लिए क्या करने जा रहे हो, हम जानना चाहते हैं। और देखिए, मुंबई में 20 मई को वोटिंग है, प्रचार जोरों पर है। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रचार का अंदाज वायरल हो रहा है। आज नीरज पांडे ने पीयूष गोयल से खास बातचीत की है उन्हीं के प्रचार के दौरान। जहां भी जा रहा हूं ऐसे ही मुझे मिल रहा है। पीयूष गोयल और जनता के बीच का प्यार बिल्कुल अद्भुत है। लोग अपनी शुभेच्छा भी देख रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सर, उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने की बात चल रही है, वो कैसे है?
क्या रोड मैप है? जब देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र, मुंबई और उत्तर मुंबई को भी लाभ होगा। ये इस सीट पर आपके सामने कांग्रेस उम्मीदवार के साथ शिवसेना, एनसीपी सब एक साथ हैं, आपको लग शिवसेना मेरे साथ है, एनसीपी मेरे साथ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे एक स्प्लिंटर ग्रुप जो परिवार के आगे कुछ देख नहीं सकता और उनके पीछे परिवार के अलावा कोई है नहीं। सब एमएलए तो अजीत दादा पवार के साथ है, सब एमएलए एमपी तो पार्टी साथ में, सभी पार्टी साथ में। पीयूष जी, लेकिन कांग्रेस मराठी नॉन मराठी का विषय उठा रही है, उसे कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस देश को बांटने की, देश में विभाजन की सोच उनकी हमेशा रही है। जम्मू कश्मीर को एक करने के लिए 370 कलम जब हटी, उसको आज तक ये पचा नहीं पाए। राम मंदिर 500 साल की लड़ाई के बाद बना, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक का बहिष्कार किया। उद्धव ठाकरे जी जो बड़ा क्लेम करते थे कि हमने राम मंदिर की लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद को पाटिंबा दिया, सपोर्ट किया, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि उनके दिल में राम नहीं है। पीयूष जी, आप राष्ट्रीय नेता हैं, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खड़गे जी हर मंच से संविधान कह रहे हैं कि आपकी 4 सीटें आएगी, आप संविधान खत्म कर देंगे, जो ओबीसी और एससी का आरक्षण वो खत्म कर देंगे, इलेक्शन ही आगे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें उठा रहे हैं। आप क्योंकि राज्यसभा के सदन के नेता भी हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है आपसे। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और लोगों को याद दिला दिया कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किसने किया था, किसने मुंबई से उनको हराया, किसने भंडारा से बाबा साहेब को हराया, किसने बाबा साहेब को भारत रत्न तक देने से इनकार कर दिया। एक प्रकार से दलितों की, वंचित, शोषित, पीड़ितों की अगर चिंता किसी ने की और बाला साहेब का सम्मान किसी ने किया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, तो मात्र नरेंद्र मोदी जी थे। यदि उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आने की सोचें तो क्या वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले से कहा जा रहा था कि शायद पीयूष गोयल जी उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और आपसे कुछ संपर्क भी किया गया था। नहीं, मेरा इसमें ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई संपर्क हुआ है। हमारा गठबंधन शिवसेना के साथ है, एकनाथ शिंदे जी उसके नेता हैं। और 17 मई वो तारीख जब मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। खास बात ये कि इस रैली में मोदी के साथ राज ठाकरे मंच साझा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैलियां करके बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मोदी के मंच पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दिखने वाले हैं। पांचवें चरण में मुंबई और आसपास की सीटों पर वोटिंग है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 17 मई की शाम को पीएम मोदी मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करेंगे और पहली बार मोदी के मंच पर मुंबई की राजनीति में दखल रखने वाले राज ठाकरे भी होंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने इसकी आधिकारिक जानकारी एबीपी न्यूज को दी। राज ठाकरे ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का फैसला किया है। राज ठाकरे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए रैली भी कर रहे हैं। 10 मई को पुणे और 12 मई को ठाणे में राज की रैली है। इसके साथ ही 20 मई को मुंबई में होने वाले चुनाव से पहले 17 मई को राज ठाकरे मुंबई में पीएम के साथ रैली करेंगे।